पेपर 2 सोशल साइंस के लिए 21 जनवरी 2024 वाले पेपर को लेकर आ चुका हूं। अगर आपने इस पेपर को बेहतरीन ढंग से समझ लिया, आपकी परीक्षा में जितने भी सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता चल जाएगा परीक्षा में कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहां पर कर लेते हैं शुरू। आपकी परीक्षा में कुल 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के पूछे जाते हैं, 31 से लेकर 90 तक। यहाँ पर आपको 60 के 60 पूरे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका 4, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रमुख होता है। सौर मंडल में सूर्य को मुखिया बोला जाता है। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह दोस्तों होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। खुद का प्रकाश नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं? उनको दोस्तों बोलते हैं ग्रह। बल्कि तारों के पास प्रकाश होता है, तारों की सहायता से जो ग्रह होते हैं वो चमकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया राइट आंसर 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सौर मंडल का निर्माण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अगर मैं बात करूं 7वीं शताब्दी की, तो 7वीं शताब्दी में जब लोगों यानी कि कई प्रकार के संतों का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने जो मुख्य तौर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, किस पर कर दिए थे? सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, जो सवाल उठाना शुरू किया था, उन्होंने किया था सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन 33 कहता है कि पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, किसके बारे में जानकारी देती है? पेरिया पूर्णम ए तमिल वर्क इन्फॉर्म एस अबाउट होम, यानी कि किसके बारे में है? ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। जितनी भी तमिल कृतियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है संगम साहित्य। क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है तमिल साहित्य की रचनाओं को। यहाँ पर पूछा है पेरिया पूर्णम, इसका राइट आंसर होगा साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की। कहता क्या है? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा यहाँ पर ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी। ईवी रामास्वामी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? स्वाभिमान आंदोलन। स्वाभिमान आंदोलन को शुरू किया था, जिसको आत्म सम्मान के नाम से भी जानते हैं। आत्म सम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? रामास्वामी पेरियार ने शुरू किया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। यानी कि जो पहाड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी रेल मार्ग बिछाए जा रहे हैं, जिसका कारण क्या है? इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। बिल्कुल विकास हुआ है। पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता? जी आसान नहीं होता है। पहाड़ महाक्षयित है, ये भी गलत है। पहाड़ी लोग रेल मार्ग को बना रहे हैं, पहाड़ी लोग नहीं बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें यूज हो रही है। देयर आर एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टू इनेबल इट, ठीक है, इस प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संभव हो सका है पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग का विकसित होना। बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 को। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखते चलेंगे, हिंदी वाले यहाँ पर हिंदी को देखते चलेंगे। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर कहा गया है अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए हैं। दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। क्या दादा भाई नौरोजी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? क्या ये यहाँ पर बिल्कुल राइट बोला गया है या यहाँ पर गलत बोला गया है? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो ये दोस्तों आपके कांग्रेस के नेता थे या नहीं थे? आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको इसका करना क्या है?
कंफ्यूजन इसका दूर करना है। यानी कि पहला यहाँ पर गलत दे दिया गया है, पहला गलत दे दिया है। कांग्रेस के दोस्तों ये नेता थे, अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष भी ये कांग्रेस के बने थे, पहला गलत है। वह एक व्यवसायी और प्रचारक थे, बिल्कुल थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ये वाला यहाँ पर सही बोला गया है, यानी कि पहला कथन यहाँ पर सही होगा। ए गलत है किंतु आर यहाँ पर सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 आ चुका है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैस मेकअप द हुक ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपको बताना है निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश दो गैसें हैं। दो गैसें मैंने आपको कई बार बताई है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% है, जबकि ऑक्सीजन आपकी 21% है। ठीक ना, तो 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि क्या कहता है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक क्या है। ग्लोब है, मानचित्र है, उपग्रह से प्राप्त चित्र है, रंगी, या यहाँ पर लिखा रगवी गेंद। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी पृथ्वी का जो वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है वो है ग्लोब। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। यहाँ पर है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। यहाँ पर जो 1929 में बाल विवाह निषेध यानी कि रोक लगाया गया कानून था, उस वक्त में जो शादी करने की उम्र लागू की गई थी, यहाँ पर पुरुष सबसे पहले, फिर उसके बाद में महिला। ठीक है, तो उनकी आपको क्रम से बतानी है, पहले पुरुष की होनी चाहिए फिर महिला की होनी चाहिए। 1929 की यहाँ पर बात की जा रही है, जब निषेध लगा दिया गया था विवाह करने पर। तब आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तब दोस्तों आयु निर्धारित की गई थी 18 वर्ष 16 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष मेल की होगी, 16 वर्ष फीमेल की होगी। आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, 18 और 16। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। बोलता है कि गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले? सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर राइट आंसर होगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, यहाँ पर महिलाओं पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं जौ जैसी फसल उगाने के वहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 6 की पुस्तक है, वहां का जो पहला चैप्टर है, पहले ही चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आपसे पूछा था। अब बात करेंगे 41 नंबर के क्वेश्चन की। 41 नंबर का क्वेश्चन, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? पवन मैंने आपको कई बार बताया, पवन जो है ये उच्च से निम्न की ओर, उच्च से कहां से जाती है? उच्च से निम्न की ओर पवन बहती है। आपको बताना क्या है, पवन कैसी बहती है? पवन सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मुख्यतः आपसे पूछा है पवन कैसी बहती है, हाउ डू विंड्स विलो, यानी कि पवन कैसी बहती है आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपको कौन सा राइट आंसर मारना है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर, यानी कि सेकेंड वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर इसको यहाँ पर देख लेंगे, इंग्लिश वाले यहाँ इसको फटाक से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर हिंदी वाले करा देता हूँ। चलिए आते हैं इसके हिंदी वर्जन पर। यहाँ पर कहता है कि अभिकथन और कारण दिए गए हैं। 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। बिल्कुल सही बोला गया है। पंजाबी बोलने, यहाँ पर लिखा है मराठी बोलने वालों के लिए मराठी बनाया गया, गुजराती बोलने के लिए गुजराती बनाया गया। 1966 में यही हाल हुआ था पंजाब का। पंजाब में विभाजन हुआ, पंजाबी भाषा बोलने के लिए पंजाब बना दिया गया, हरियाणवी बोलने के लिए हरियाणवी भाषा को बोलने के लिए हरियाणा राज्य का बना देना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आपके राइट हैं, लेकिन एक दूसरे से सही तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बंबई मराठी गुजराती लोगों की बात की जा रही, यहाँ पर पंजाबी और हरियाणवी लोगों की बात की जा रही है। दोनों कथन आपके अलग अलग हो गए। सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करेंगे, सही तो है दोस्तों लेकिन व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से ये इनमें जमीन आसमान का अंतर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल भोजन वायु इत्यादि से फैलती हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों होना चाहिए था साइंस का। कहाँ का होना चाहिए? साइंस यानी विज्ञान पोर्शन का होना चाहिए था, लेकिन ये एसएसटी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है आउट ऑफ सिलेबस से बाहर।
ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं एक व्यक्ति से दूसरे में जो बीमारियां फैलती हैं जल के माध्यम से, भोजन, तो उसको बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं संचारणीय बीमारियां। ठीक है, संचारणीय बीमारियां उनको दोस्तों बोलते हैं, सभी लोग जानते होंगे। सिंपल सरल क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 44 वाला क्वेश्चन कहता है, कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बिल्कुल मार डाला, बिल्कुल सही कहा गया है। अगर मैं बात करूं 1770 के दशक में बिहार में एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी थी। इस अकाल में बंगाल का 1/3 आबादी खत्म हो गई। ये भी राइट आंसर है। बंगाल जो है 1/3 वहां की जनसंख्या मृत्यु के घाट उतर गई थी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। यहाँ पर दोनों आपके राइट दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न यानी कि 45 नंबर के क्वेश्चन की। कहता है कि कहता क्या है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? आखिर आपसे पूछा क्या है उसको सबसे पहले हाईलाइट आप यहाँ पर करना चाहोगे। जैसे यहाँ पर है वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है ऐसा संसाधन का उपयोग करो आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का उपयोग कर सके, वही होता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करोगे, संसाधनों का पुनः चक्रण करोगे, वस्तुओं का पुनः उपयोग करोगे। क्वेश्चन जो है इसमें आपके कई यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटकर बताना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, संसाधनों की खपत को क्या करना है, घटाना है। बिल्कुल घटा दोगे, यानी कि संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहोगे, तभी तो आप इसमें सहायता कर सकते हो। बिल्कुल, संसाधनों की उपयोग में वृद्धि यानी कि संसाधनों का तेजी से आप उसमें उपयोग करोगे, जल्दी से जल्दी उन संसाधनों को आप समाप्त करोगे। ऐसा नहीं करोगे, गलत होगा। संसाधनों का पुनः चक्रण बिल्कुल राइट है, पुनः प्रयोग कर लो, जल्दी आपके बचे रहेंगे संसाधन। वस्तुओं का पुनः उपयोग भी सही है। यहाँ पर बी वाला गलत है। बी जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ से गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। बचा आपका दूसरा वाला ए सी डी। 45 का कौन सा सही है, ए सी डी यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर गलत कथन की पहचान कर ली तो गलत वाले यहाँ पर आपके उड़ जाएंगे यानी कि कट जाएंगे, सही वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा यहाँ पर आपका राइट दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 नंबर का क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है इसमें सभी क्वेश्चन यहाँ पर राइट हैं, सभी यहाँ पर राइट दिए गए हैं। कैसे हैं दोस्तों, सभी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर आपको मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पर आपका कौन सा है, परंतु आयोग ने इसका जो राइट आंसर दोस्तों माना है वो यहाँ पर कौन सा माना है, बी सी डी। बी सी डी। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, बिल्कुल उगते हैं, जी हाँ, यस उगते हैं। लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्यों नहीं माना ये मेरे को यहाँ पर नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, एक चैप्टर है आपका बेसिन में, ठीक है, जिसमें अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक ना, उसमें आपके ये सब कुछ वहां पर दिया गया है। चलिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। एक चीज यहाँ पर नोट करिएगा, शंकुधारी वन की बात की गई है, उपोष्ण में स्थित है, मानसूनी है और यहाँ की विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, अब मैं आपको एनसीईआरटी पॉइंट यहाँ पर दिखा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, यहाँ पर आपको साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा। ये जो है यह बेसिन उपोष्ण में 10 से लेकर 30 में उपस्थित है, यानी कि उपोष्ण में स्थित है। ये वहां पर आपका विकल्प दिया गया था जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज वहां पर ये दी गई थी जो कि यहाँ पर आपकी राइट हो जाएगी। अगली चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। चलिए आगे यहाँ पर आ चुकी है, आगे यहाँ पर क्या आ चुकी है, यहाँ पर चाप झील पाई जाती है। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। आपके विकल्प में मानसूनी दी गई थी, वो भी यहाँ पर आपकी राइट मानी गई थी।
मानसूनी जलवायु आपकी राइट मानी गई थी, लेकिन शंकुधारी वन वहां पर राइट नहीं माना गया था। वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, ये भी विकल्प में था, जो कि आयोग ने सही माना है। ठीक है, आगे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा शंकुधारी वन। यहाँ पर दोस्तों अब आ चुका है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा क्या है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बस आपने यहाँ पर देख लिया, क्या देख लिया, शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर पूरा सुना देता हूँ। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है, ये भी आपका राइट होना चाहिए था। शंकुधारी वन जैसे आपका चीड़ हो गया, देवदार हो गया, फर हो गया, ये सभी वहां पर पाया जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, ठीक ना। मैंने आपको क्या बताया, शंकुधारी वन भी मैंने आपको दिखाया, उपोष्ण भी दिखाया 10 से 30 में स्थित है, मानसूनी भी मैंने आपको दिखाया, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं। इसके अनुसार यहाँ पर आपके चारों राइट होने चाहिए थे, परंतु यहाँ पर इसको आयोग ने नहीं माना है, बल्कि सभी को यहाँ पर मान लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 47 नंबर का कहता है, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है, ग्लोब है, यहाँ पर आपकी है भूमध्य रेखा, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। आपका सूर्य जो है, ये सर्वाधिक जो ऊष्मा देता है इन्हीं क्षेत्र में देता है। कर्क रेखा और मकर रेखा, ऊपर वाली है कर्क, नीचे वाली है ये मकर, बीच में है भूमध्य। इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, वर्ष में एक बार इसके ठीक ऊपर में पड़ती हैं, इसलिए। तो राइट आंसर होगा दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, जिससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, ठीक, क्या समझा आपने, यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन आपने समझ लिया। द मिड डे सन इज, मतलब कि ओवरहेड होता है, यानी कि सिर के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 मद्रास में हुई थी, बिल्कुल राइट यहाँ पर कहा गया है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, गलत होगा। वेद समाज जो है ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। किससे था, ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ना कि आर्य समाज से प्रेरित था। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। ए सही है किंतु बी यहाँ पर गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़ें। चलिए पढ़ लेते हैं ध्यान पूर्वक। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। बिल्कुल सही बोला गया है। जेम्स मिल जो कि स्कॉटलैंड, यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं, स्कॉटलैंड का कौन था, दार्शनिक था, इतिहासकार था, अर्थशास्त्री था। कौन था, अर्थशास्त्री था, इतिहासकार था, दार्शनिक था, जेम्स मिल। उसने 1817 में कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों, पुस्तक का नाम याद रखेंगे, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको 3 पार्टों में उसने डिवाइड कर दिया था। 3 पार्ट कौन थे, पहला था हिंदू भारत, दूसरा था मुस्लिम भारत, दूसरा क्या था, मुस्लिम भारत, तीसरा क्या था, ब्रिटिश भारत, तीसरा दोस्तों था ब्रिटिश भारत। यानी कि हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में उसने 3 भागों में इसको बांटा था। इतना आप याद रखेंगे, पहला करेक्ट है। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, आधुनिक में बांटा नहीं। मैंने अभी आपको क्या बताया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया 3 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया था। तो दूसरा गलत है, पहला यहाँ पर राइट है। पहला इसमें किसमें है, यहाँ पर है 4 वाले ऑप्शन में। 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 50 नंबर के क्वेश्चन की। इंग्लिश वाले यहाँ पर देख लीजिएगा, असर्शन एंड रीजन से संबंधित क्वेश्चन है। जनजातियों की संस्कृतियां, ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको यहाँ पर हिंदी से बताना चाहूंगा। ठीक है, तो हिंदी वाले अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी इसको देखते हैं।
जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। यहाँ पर कैसा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला गया है, क्योंकि जनजातीय लोगों की जो परंपराएं होती हैं, संस्कृति होती हैं, उनकी भाषा होते हैं, उनके संगीत होते हैं, उनके लिए बहुत समृद्ध होते हैं, उनके लिए बहुत विशिष्ट होते हैं। तो ये दोस्तों कैसा है यहाँ पर कथन? ये दोस्तों यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर कैसा दिया गया है? पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल राइट दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर राइट दिया गया है। अब बात करें यहाँ पर दूसरे कथन की, कारण क्या है? जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। कहने का मतलब है जो जनजातीय लोग हैं उनका निवास स्थल जमीन है, जंगल है, घास के मैदान है और पानी उनकी संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग एक साथ वो मिलजुल कर करते हैं। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करते हैं। यहाँ पर दोनों आपके राइट हैं, परंतु व्याख्या नहीं करते हैं। यानी कि वहाँ पर बात करी गई है उनकी संस्कृतियों की, विशिष्ट संगीत की, लेकिन यहाँ पर उनकी रहन सहन की बात कही गई है। दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दोस्तों माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर कहता है कि किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? धार्मिक समानता भी होगी। कैसे होगी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध और इस्लाम दो लोग यहाँ पर, दो धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि तिब्बत में भी रहते हैं और लद्दाख में भी रहते हैं। इसी कारण इसमें धार्मिक समानता भी पाई जाती है। भाषाई समानता भी है, भाषाएं दोनों लद्दाख भी और तिब्बत भी दोनों एक ही बोलता है, ठीक है। समान भोजन भी एक सा ही वहां पर चलता है, लेकिन भौगोलिक सामीप्य एक सी नहीं है। लद्दाख और तिब्बत के भौगोलिक क्षेत्र में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि ए यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, ए यहाँ पर नहीं होगा और सभी होंगे। ए जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर गलत माना जाएगा, वो यहाँ पर गलत माना जाएगा। राइट होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बी सी डी, बी सी डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है। तो HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, ये तो की थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, ये भी यहाँ पर राइट है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी यहाँ पर राइट है। यहाँ पर कहाँ पर स्थापना हुई थी? फिरोज शाह कोटला में हुई थी। यहाँ पर कहा गया कि अमृतसर में हुई थी, अमृतसर में नहीं हुई थी। गलत वाला बताना नहीं है, तो नहीं आपका चौथा वाला है, जो कि राइट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑन सब्सटेंस ए रिसोर्स। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? क्या बनाती है? उसकी उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, ठीक है, यूटिलिटी, उसकी संसाधन उसको बनाती है। थर्ड कथन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि चलिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एसर्शन एंड रीजन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर है कथन शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। पहला वाला यहाँ पर दोस्तों कैसा दिया गया है? पहला वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट दिया गया है, पहला वाला यहाँ पर राइट दिया गया है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा यहाँ पर कहता क्या है? उसके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, यानी कि तमाम प्रकार के निर्माण कार्य चलते रहे शाहजहां के काल में, विशेष रूप से आगरा में और दिल्ली में, जहां पर ही ज्यादा से ज्यादा इमारतों का उसने निर्माण कराया था। दोनों कथन राइट हैं, दोनों व्याख्या भी करते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि रीड द असर्शन ए एंड रीजन आर केयरफुली। यहाँ पर कहता है कि असर्शन एंड रीजन, अभिकथन और कारण। अभिकथन राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी। बिल्कुल राइट यहाँ पर बोला गया, होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी और इसको जो जिम्मेदारी दी गई थी कर वसूलने की, राजस्व वसूलने की, वो गांव के मुखिया, यानी कि मुखिया भी आपको एनसीईआरटी पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। मुखिया
8th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां पर आपको देखने को मिलेगा मुखिया शब्द, लेकिन यहाँ पर गांव का प्रधान ही को बोलते हैं मुखिया, ना कि जमींदार को दी गई। यानी कि इसको किसको सौंपी गई, राजस्व वसूलने के लिए गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को दी गई। तो दोनों दोस्तों कथन यहाँ पर राइट है, सही व्याख्या भी करते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट होगा। कहाँ चला गया, सेकेंड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों कहता है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। प्रेयरी कहाँ है, यह यूएसए यानी कि अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, प्रेयरी धान्यागार का मतलब होता है गेहूं सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। कारण आपसे पूछा है कि इस प्रदेश में गेहूं अत्यधिक के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। पीपल डू नॉट यूज टेक्नोलॉजी हियर, यहाँ के जो लोग हैं वो प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये तो गलत दे दिया गया है। पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग हियर, बिल्कुल हार्ड परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन आर यूज, यानी कि कृषि में वो वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल राइट। देयर इज ए लेक ऑफ रेनफॉल इन द रीजन, ये तो गलत है, यानी कि वर्षा की कमी यहाँ पर नहीं होती है। बी और सी यहाँ पर राइट होंगे, बी और सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। हिंदी वाले भी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि होता है, गलत है। यहाँ के लोग परिश्रमी होते हैं, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है खेती के लिए। इस प्रदेश में वर्षा की कमी नहीं है बल्कि वर्षा होती है, तो यहाँ पर गलत है। बी और सी यहाँ पर दोनों राइट दिए गए हैं। चलिए बात करेंगे 57 नंबर के क्वेश्चन की। 57 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता क्या है, यहाँ पर कहता है कि एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। आपने ग्लोब में देखा होगा अक्षांश हो गई, देशांतर होंगी, ये रेखाएं क्यों होती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं दोस्तों, ये होती है पृथ्वी पर स्थान ढूंढने के लिए, स्थान ढूंढने के लिए होती हैं, ना कि मनोरंजन के लिए होती हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज पृथ्वी के चारों ओर को बनाए रखती है, तो यहाँ का राइट आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बनाए रखती है, ग्रेविटी। ठीक है, 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। इंग्लिश वाले यहाँ पर इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। चलिए आपने देख लिया होगा, तर्क और अभिकथन से संबंधित क्वेश्चन है। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं, बिल्कुल 1 नंबर यहाँ पर बोला गया, बिल्कुल राइट बोला गया है। तर्क देता है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ये भी तर्क बिल्कुल राइट बोला गया। दोनों ही दोस्तों यहाँ पर राइट होंगे, दोनों ही यहाँ पर राइट होंगे। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है जो कि ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। क्लास 8 की ज्योग्राफी से यहाँ पर पूछा गया है। कल्चर यानी कि कृषि वाले टॉपिक से यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आपको करके दिखाता हूँ। भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कि जूट के अग्रणी उत्पादक हैं, बिल्कुल बिल्कुल उत्पादन है। पटसन की वृद्धि को बल देने वाले कथन आपको यहाँ पर चुनने हैं। यह जलोढ़ मृदा के अच्छे ढंग से विकसित होता है, बिल्कुल। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे कैसी तापमान की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल यहाँ पर राइट बोला गया है, राइट बोला गया है। इसे निम्न तापमान और निम्न, यहाँ पर गलत कर दिया ना, पहले में यहाँ पर बोल दिया था दूसरे वाले में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर सही हुआ, पहला सही दूसरा सही, लेकिन निम्न तापमान आ गया तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। इसमें भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती, बिल्कुल। तो यहाँ पर ACD ऑप्शन यहाँ पर थर्ड में सही है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। विच इज द बेस्ट मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसोलेशन, यानी कि आत्मन की अवधारणा अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। सर्वेक्षण होगा, केस स्टडी, विचार मंथन या प्रदर्शन। यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रदर्शन। बच्चों को आप प्रदर्शन करके बताएंगे आत्मन की अवधारणा क्या होती है, आत्मन आखिर होता क्या है। आत्मन कहते हैं सूर्यातप को, किसको, सूर्यातप को, यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही पृथ्वी पर जब आती है वही आपकी कहलाती है सूर्यातप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर दिया गया है। कारण और कथन के रूप में निम्न अभिकथन ए कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कहता है कि विद्या विशेष
जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण क्या है, इस विद्या विशेष में अंतः संबंध है, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान को विशेष बनाती है, क्या विशेष बनाती है, इतिहास भी बनाती है, भूगोल भी बनाती है, राजनीतिक विज्ञान भी बनाती है, उसी के साथ अर्थशास्त्र भी बनाती है, क्योंकि इन सभी के जो विषय हैं वो अंतः संबंधित है, यानी कि एक दूसरे से घनिष्ठ इनका संबंध है। दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे, दोनों इसकी सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 63। कहता है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। जैसा कि चुनाव का माहौल है वर्तमान में, तो आपको बताना है कि लोकतंत्र में जो चुनाव किए जाते हैं वो एक निश्चित समय पर ही क्यों किए जाते हैं। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। बात की गई है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी कराए जाते हैं, सही कहा गया है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि दलों की समान राजनीति भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये भी सही होगा। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, ये भी यहाँ पर सही होगा। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, नहीं, ये किसी भी प्रकार से कोई प्रथागत नहीं है, बल्कि ये भारत में बनाई गई एक मतलब की व्यवस्था है, ना कि एक प्रथागत है। तो यहाँ पर डी गलत है। जिन ऑप्शन में डी होगा उनको पहले काट दीजिएगा, ठीक है। जैसे डी इसमें है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। बचा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही हो जाएगा, ए बी सी। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप गलत कथन की पहचान कर लेते हो, जैसे यहाँ पर डी गलत है, तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लेते हो। अगर आप सही जानते हो, ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा है, ए बी और सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर है 64 नंबर का। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्स। स्रोत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है। किसके बारे में, सोर्स यानी कि स्रोत के बारे में। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर बात की गई है, किसकी बात की गई है, स्रोत की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। स्रोत क्या ठोस प्रकृति के होते हैं, सही कहा गया है। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, सभी ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग प्रकृति के भी होते हैं, यानी कि सभी तो ऐतिहासिक नहीं होंगे, गलत होगा। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल किए जाते हैं, ये यहाँ पर सही कहा गया है, यानी कि ए और डी सही होंगे। ए और डी यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आप यहाँ पर करेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर है आपका, ठीक है, जो कि कथन और कारण से यहाँ पर पूछा गया है। कहता क्या है, कहता है कि बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर पढ़ना है क्वेश्चन को। अभिकथन खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। बिल्कुल सही कहा गया है। जो खुली पुस्तक होती है परीक्षा रटकर सीखने से हटकर होती है, ठीक है, किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक का मतलब क्या होता है कि उसके साथ किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, सही कहा गया है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है, ये गलत होगा, पहले से नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो केवल और केवल ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। यहाँ पर होगा आपका लोकतंत्र। एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये भी यहाँ पर कथन और कारण से दिया गया है। यहाँ पर आपको पढ़ना है और पढ़कर यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके जवाब आपको यहाँ पर देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, राज्य शासन की प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों का, आकलन वाले प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न ए और बी पर विचार कीजिएगा। चलिए आपको यहाँ पर पढ़कर बता देता हूँ। प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है, यह विधानसभा में होने वाली बहस किस तरह अलग है, बहस से किस प्रकार अलग है। उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार फैसलों पर सवाल उठाते हैं। यहाँ पर ये कैसे हैं,
ठीक है, यहाँ पर ये जो बात की गई है ये यहाँ पर बहुत कैसा क्वेश्चन है, एक डिफिकल्ट लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, परंतु आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है। पहला वाला कि प्रेस वार्ता क्या है, उद्देश्य क्या है, यह विधानसभा से बहस करने से किस तरह अलग है, ये एक है संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है। जबकि बी कैसा है, ये है तथ्यात्मक, यानी कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है ये है तथ्यात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य समझने में कौन सा कथन यहाँ पर मदद करेगा, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से, ये हमेशा गलत होगा। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है, यहाँ पर कौन से सही होंगे, पहला और मतलब कि लास्ट वाला, यानी कि ए डी यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, थर्ड वाला। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता क्या है, कहता है कि फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स ए ट्री चार्ट वुड बी बेस्ट। ठीक है, तो किसके लिए अति उपयुक्त होगा, कौन सा, शिक्षण के लिए ट्री चार्ट। यानी कि ट्री चार्ट आखिर होता क्या है उसको सबसे पहले यहाँ पर आपको बताता हूँ। ट्री चार्ट जैसे कि आपने कभी इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, अकबर हो गया, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, यानी कि किसी वंश को विभिन्न प्रकार से ऐसे दर्शाते हैं। कोई अकबर आया, अकबर के बाद उसका बेटा आया, ठीक है, बेटा आया, बेटे के बाद दूसरा आया, फिर उसकी संतानें, इस क्रम में, यानी कि उसको चार्ट के माध्यम से हर एक चीजें वंशावली के तौर पर दिखाई जाती हैं। वही क्या होता है, ट्री चार्ट होता है। वो आपको यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विषय के लिए ट्री चार्ट अत्यधिक उपयुक्त होगा। आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जनसांख्यिकी के वितरण के लिए नहीं, शासक के शासनकाल का सार देने के लिए, ठीक है, ये भी नहीं होगा। होगा कौन सा, ऑप्शन वाला थर्ड होगा। ठीक है, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम बताने के लिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, उसका एक ट्री चार्ट जैसा रूपरेखा तैयार कर लो, वही ट्री चार्ट है। युद्ध हो गए, क्रांतियां हो गई, सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने वाली जो विधि होती है वही आपकी ट्री चार्ट कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अब बात यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 कहता क्या है, चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, अच्छे ढंग से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्या कहा गया कि कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य पर मूल्यांकन केंद्रित है। अंक आधारित कैसा होता है, हमेशा ही गलत होता है, गलत हो गया। ठीक है, यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, सही है। यह विद्यार्थी के व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, सही है। यह विद्यार्थी शैक्षिक विकास के साथ शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, सही है। आपको विशेषता नहीं बतानी थी, नहीं, यानी कि गलत कथन की पहचान करनी थी। गलत है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यह विद्यार्थियों के अंक आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित है, जबकि केंद्रित नहीं होता है, नहीं वाला ही आपको बताना था, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 70 कहता है कि दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं, कैसा व्यवहार, गरिमामय होना चाहिए और समानता का व्यवहार होना चाहिए। ऐसे समाज है, यानी कि किसके लिए, हाशियाकृत समूह के लिए। ठीक है, दो मौलिक अधिकार कौन से होने चाहिए यहाँ पर आपको बताना है। चलिए आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। ठीक है, कौन से, समानता का भी अधिकार होना चाहिए, संस्कृति और शैक्षणिक का अधिकार होना चाहिए, शोषण के विरुद्ध कोई इसकी अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है, न ही स्वतंत्रता की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गरिमामय और समानता की बात की गई है, तो यहाँ पर समानता का भी होगा और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर होंगे, ए और बी, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। कहता क्या है, चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन यानी कि रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बनाती है। आपको बताना है कि कौन सी रणनीति सामाजिक विज्ञान की कक्षा को क्या बनाती है, समावेशी बनाती है। केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना गलत होगा। यहाँ पर कैसा शब्द लगा हुआ है, केवल पाठ्य पुस्तक, केवल है, मात्र है, सिर्फ है, ये हमेशा ही गलत होते हैं, जैसा आप टैग वर्ड में पढ़ते होंगे, गलत हो गया। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों
के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, केवल केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सीखना, केवल आ गया, गलत हो गया ना। आसपास के उदाहरणों से बचना नहीं है, ये भी गलत होगा। बचा कौन सा? बचा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। ठीक है, तो आइडेंटिफाई ए स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, कौशल आधारित यानी कि स्किल बेस्ड आपको यहाँ पर उद्देश्य की पहचान करनी है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य यानी कि कौशल क्या होता है, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर बात की कि महाद्वीपों का अगर कोई बच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो क्या उसके अंदर कोई क्या विकसित होगा? कौशल विकसित होगा? नहीं, इससे कोई भी नहीं होगा ज्ञान। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को अगर तुम पहचान लोगे तो तुम्हारे अंदर क्या किसी भी प्रकार का कोई कौशल विकसित होगा? नहीं होगी, कोई भी स्किल नहीं विकसित होगी। नक्शा बनाने की क्षमता, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो या आप ही हो तो क्षमता यानी कि आप नक्शा बना लेते हो या किसी भी प्रकार का नक्शा बना लेते हो, तो ये एक आपके अंदर कैसी है? एक स्किल है, यानी कि ये आपकी कौशल है। ये यहाँ पर सही कहा गया है। अंतर और विविधता के लिए आदर, ये नहीं होगा ना। तो बचा कौन सा? थर्ड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, जो कि कौशल आधारित उद्देश्य दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। कहता क्या है, चलिए आपको यहाँ पर पढ़कर बता देता हूं। कहता है कि यहाँ पर है कि कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। सही कहा गया है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। ये भी सही है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा भी करता है। सही कहा गया है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी नहीं देता है, नहीं प्रदान करता है। तो ABC यहाँ पर सही है। ABC आपका है ऑप्शन नंबर मतलब कि दूसरे वाले में। यहाँ पर डी गलत है। जिन जिन ऑप्शन में डी होगा वो तो यहाँ पर गलत ही हो जाएंगे ना। इस प्रकार से बचा कौन सा? बचा आपका दूसरा वाला, वही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कितनी मेहनत करके यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। ऐसा कंटेंट आपको कोई भी टीचर यूट्यूब पर नहीं दे पाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह क्या है? भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियवाद। यहाँ पर कौन सा जवाब होगा? यहाँ पर आपका होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन वाला थर्ड, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिसके कारण बाहरी दबाव के कानून शासन की रक्षा करती हैं। ठीक है, और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण भी बनाए रखती हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 76। कहता है कि उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है महिला की। आपको उपाय की पहचान करनी है। किसके बारे में? महिलाओं की सुरक्षा भी हो सके, नौकरी भी कर सकें, पारिवारिक आय में योगदान यानी कि आय भी उनकी बढ़ोतरी हो सके और वो आत्मनिर्भर भी बन सकें। इसके लिए यहाँ पर आपके उदाहरण दिए गए हैं, इनको आपको यहाँ पर पहचान कर सही उत्तर चयन करना है। बालवाड़ियों का प्रावधान, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान, ये सही होगा। ठीक है, और रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा भी होनी चाहिए, सही है। लेकिन संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण का सीट, ये जो है ये ना नौकरी में है, ना ही पारिवारिक आय का योगदान, ना ही आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है, यानी कि बी यहाँ पर गलत है। और A C D यहाँ पर से होंगे। A C D किस ऑप्शन में है? यहाँ पर में है थर्ड में,
और यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा बी। जिन ऑप्शन में इसमें भी था, इसमें भी था, पहले वाले में भी था, तो गलत हो जाएगा। बचा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। ये क्वेश्चन परीक्षा में हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, अभिकथन और तर्क यहाँ पर दिए गए हैं। भारत के गाँव में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं, सही कहा गया है। मानसून का अभाव, कर्ज यानी कि ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। जिस कारण किसान क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ऋण नहीं चुका पाता है। कभी कभी जो मानसून है, मौसम है, वहाँ बारिश नहीं होती है, फसल खराब हो जाती है, सूख जाती है, ये सभी कारण हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 78 कहता क्या है, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है, बिल्कुल करता है। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए, दोनों कथन यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। कहता क्या है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त है। क्या सबसे उपयुक्त है, आपको यहाँ पर बताना है। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, ये बिल्कुल सही यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा गया है। तथ्य जो है उनको स्मरण पर न्यूनतम बल, यानी कि किसी चीज को रटो ना, कम रटो, न्यूनतम रटो, सही कहा गया है। और समझने पर अधिक केंद्रित होना, ये बिल्कुल सही कहा गया है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण पर केंद्रित, क्या है यहाँ पर, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण पर केंद्रित, क्या ये सही होगा यहाँ पर? ये तो मेरे को सही लग रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तकों के कुछ विषयों को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना, ये तो गलत हुआ ना, ना ही छोड़ना चाहिए ना ही बचना चाहिए, बल्कि सामना करना चाहिए, मुकाबला करने चाहिए। ऐसे टैग वर्ड तो आपको आते ही होंगे ना, तो उसकी हेल्प से आप इन क्वेश्चन को यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर ए और बी सही है। ए बी कौन से ऑप्शन में, थर्ड वाले में, थर्ड वाला यहाँ पर आपका राइट होगा। अब बात कर लेता हूं मैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 80 कहता क्या है, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर श्रमिक कैसे रखे जाते हैं, अस्थायी, यानी कि स्थायी नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, कभी उनको भगाया जा सकता है, तो वो होते हैं अस्थायी। अब आते हैं क्वेश्चन के विकल्पों पर। वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, सही कहा गया, क्योंकि श्रमिक अस्थायी हैं, पता नहीं कब उनको भगा दिया जाए फैक्ट्री से। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधित हित पर लाभ पर बचत करते हैं। क्या ये यहाँ पर आपका सही है? ये यहाँ पर कैसा है, बिल्कुल सही कहा गया है। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं जॉब करने के लिए। स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। ये तो कोई मतलब कि वैसी कोई इसमें निष्कर्ष वाली बात ही नहीं है। क्या कोई स्थायी श्रमिक अस्थायी श्रमिक से अधिक काम करता है या ज्यादा करता है, ये यहाँ पर इसका कोई औचित्य नहीं निकलता है ना, तो यहाँ पर ये डी गलत होगा, बाकी सभी सही होंगे, ए बी सी सही हो जाएगा। ए बी सी ऑप्शन 2 में है, तो 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। किसकी? 81 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कहता क्या है, चलिए यहाँ पर आते हैं। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसीलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए हाशियाई समुदाय के छात्रों के बारे में बात करते समय? आपको बताना है। क्या बताना है? यहाँ पर है, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सही कहा गया है। इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, बिल्कुल संभालना चाहिए संवेदन तरीके से। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को आझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए, ये कौन सी बात रही यार, जबरन उनको जबरदस्ती नहीं, ये गलत होगा ना, जबरन किसी भी प्रकार से नहीं। तो ए बी सी यहाँ पर राइट होंगे ना, ए बी सी यहाँ पर राइट होंगे, ऑप्शन वाला 4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए परीक्षा में, आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं 82 नंबर के।
तो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। कैसा? नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। तो यहाँ पर आपको अब बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, चलिए आपको बताते हैं। यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। ठीक है, जो नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है वो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को बच्चों के साथ परिचय कराया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा उच्च प्राथमिक, यानी कि 6 to 8 में बच्चों को विस्तृत रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से परिचित कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 की। कहता क्या है, इस पर आप सबसे पहले इसकी बात यहाँ पर करते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल सही कहा गया है, बिल्कुल सही कहा गया है। जिन ऑप्शन में ए होगा वो तो यहाँ पर सही होगा, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही होगा। इनको यहाँ से खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप। तो यहाँ पर ये कैसा होगा दोस्तों? ये यहाँ पर एक प्रकार से गलत हो जाएगा। कैसा होगा? यहाँ पर ये गलत आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर बी गलत हो गया, इसमें बी है तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। बचा कौन सा? बचा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट हो जाएगा। बस इतना करने से ही आप इसका आंसर यहाँ पर जान सकते हैं। डी और ए यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है और हस्तक्षेप भी कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की। यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क से लाभ क्या है? विद्यार्थियों को ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। क्या करता है? यहाँ पर आपको बताना है। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। ये यहाँ पर सही, प्रत्यक्ष ज्ञान उनको प्रदान करता है फील्ड वर्क में। ठीक है, जैसे आप टीचर हो, मान लीजिए आप बच्चों को ले गए किसी कारखाने में, फैक्ट्री में, वहां पर आपको बताना कि कारखाना क्या होता है। अगर आप बच्चों को वहां पर फील्ड के तौर पर यानी कि वहीं सामने उनको दिखा दोगे तो बच्चे उनको प्रत्यक्ष रूप से उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना इसका लाभ होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसको जाता है? ठीक है, तो जाति व्यवस्था के प्रचलन को दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न है, अनेक प्रकार से जनजातीय धर्मों को पालन को। ठीक है, ये सही है। विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं आदिवासी समाज के लोग, ये भी सही है। ऊंच नीच की कम उपस्थिति होती है क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति सभी की सेम होती है, इसीलिए उसमें ऊंच नीच नहीं पाया जाता है। ए यहाँ पर गलत होगा, बी सी डी सभी से होंगे। ए जिन ऑप्शन में पहले उसको काटो, यहाँ से हटाओ, इसको फटाक से हटाना है आपको। बचा कौन सा? बी सी डी, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं यानी कि विशिष्टताएं हैं? यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। ठीक है, परियोजनाएं क्या आगे जाने का मौका देती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? आगे जाने का मौका भी देती है, सही कहा गया है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके, घर पे ये नहीं, कोई इसका औचित नहीं निकलता है। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल यानी कि स्किल के विकास यानी कि डेवलपमेंट में मदद करती है, सही कहा गया है। ठीक है, जब विद्यार्थी समूह में यानी कि कई बच्चे एक साथ मिलकर किसी परियोजना का कार्य करते हैं तो एक दूसरे से उनको सहयोग प्राप्त होता है, यानी कि सहयोगात्मक कौशल उनका विकसित होता है। ए और यहाँ पर सी इसके राइट उत्तर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 कहता क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से मदद करेगी? ठीक है, आलोचनात्मक दृष्टि से समाज में मीडिया की भूमिका, तो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? क्या सरकार किसी अखबार नहीं, यहाँ पर खबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना।
ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है, बिल्कुल सही कहा गया है। फिर आगे बताया गया है कि किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, ये क्या होगा, ये भी सही कहा गया है। छात्रों को व्हाट्सएप अन्य सोशल मीडिया पर कई आई खबरों को एकत्रित करना और उनका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर राइट आंसर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 89। 89 कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में है। इंक्वायरी अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पर होगा यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करता है। यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, ये भी करता है, सही है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, नहीं तय करती है। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है, नहीं। ए और बी यहाँ पर सही दिए गए, ए और बी यहाँ पर सही दिए गए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, यानी कि 90 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्न यानी कि टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। गरीबी व असमानता के मुद्दे, ठीक है। सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा। ऐसा क्यों कि क्या लिखा है यहाँ पर, विलासकारे और भिखारी दोनों को ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए अधिक मेहनत क्यों नहीं करते। भारत कब विकसित होगा और गरीबी कब मुक्ति होगी। यहाँ पर सबसे जो अच्छा तरीका है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्यों है कि, ठीक है, भिखारी हैं और आपके यहाँ पर कुछ दिया गया है बिल यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक है पेपर में, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं, ऐसा क्यों है, जो भिखारी हैं वो ही ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए मिलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपके राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपने पूरा यहाँ तक वीडियो देख लिया होगा। देख लिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।